गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आइए अब तेजी से जुड़ते चलिए। आज से दोस्तों इजी मेंटर्स के इस प्लेटफॉर्म में हम लोग फ्री क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आज इसका पहला सेशन है, जिसमें आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको टॉपिक का शीर्षक पता होगा, टाइटल पता होगा कि आज हम लोग इस मुद्दे पे बात करेंगे कि आईएएस की तैयारी किसे करनी चाहिए, कौन लोगों को करनी चाहिए। समय हो गया है दोस्तों, आप लोग तेजी से जुड़ते चलिए। क्लास की शुरुआत करते हैं। अभी मैं देख पा रहा हूँ क्लास में कम ही लोग आए हैं, जबकि ये सेशन ओपन सेशन है, सभी बच्चों के लिए है। जो बच्चे हमारे इजी मेंटर्स प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, उन बच्चों के लिए तो कोर्स है ही, क्लास है ही। लेकिन जो बच्चे अभी तक एनरोल्ड नहीं हैं, वो बच्चे भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब आज की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग तेजी से ज्वाइन करते चलिए। पढ़ाई की शुरुआत करते हैं दोस्तों। भावेश, संजय, पूजा, और लोग भी आते जाइए जल्दी जल्दी। क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? एक बार रिप्लाई कीजिएगा, क्या आपको मेरी आवाज़ क्लियर है? क्या आपको मेरी ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर शो कर रहा है? तो एक बार रिप्लाई कीजिएगा। गुड इवनिंग भावेश, संजय। ओके, वीडियो क्लियर है? ऑडियो में क्या कोई इको हो रहा है या सब कुछ ठीक है? संजय, कोशिश मेरी इसी पे है, घबराइए नहीं, क्लासेस हम लोग इसी पे करेंगे। अच्छा, नो इको, ओके, चलिए ग्रेट, अच्छी बात। लेकिन मेरे फ्री क्लासेस की टाइमिंग यही रहेगी दोस्तों, 4:30 PM पे ही हम लोग फ्री क्लासेस के लिए इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होंगे। ओके, चलिए फिर आइए पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं कि आज हम लोग जिस टॉपिक के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिस मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, वो टॉपिक ये है कि आईएएस की तैयारी या सिविल सर्विसेज की तैयारी किन लोगों को करना चाहिए। सामान्य रूप से दोस्तों, सिविल सर्विसेज की तैयारी का समाज में एक बहुत चार्म है, लोगों के बीच में इसका बड़ा ही ज़्यादा क्रेज है दोस्तों। सिविल सर्विसेज की तैयारी को लेकर के या आईएएस बनने को या सिविल सेवा में जाने को लेकर के बड़ा क्रेज है। लेकिन इस क्रेज के होने के बावजूद भी सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या भारत में जितने भी ग्रेजुएट होते हैं या जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जितने भी बच्चे ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उन सभी बच्चों को आईएएस की तैयारी कर ही लेनी चाहिए? क्या भारत में केवल यही एक ऐसी जॉब है जहां पे लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलेगा या लोगों को एक प्रकार से जॉब की संतुष्टि मिलेगी? क्या सभी पढ़ने वाले बच्चे या जितने भी अभी ग्रेजुएट्स हैं, क्या वो सभी बच्चे इस बात के लिए एलिजिबल हैं कि वो आईएएस की तैयारी करें ही करें और वो सक्सेस हो ही जाए? ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, जिस मुद्दे पर हम लोग आज यहाँ पर बात करेंगे। इन बातों के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और अगर दूसरा जो महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि अगर आईएएस की तैयारी करनी ही चाहिए, तो एक आईएएस की तैयारी करने के लिए हमारी पर्सनालिटी में, मतलब यूपीएससी या सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए हमारी पर्सनालिटी में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए, इस बात को भी हम लोग यहाँ पर विस्तार से समझेंगे। यानी कि आज के इस टॉपिक के में हम लोग 2-3 मुद्दों पे बात करेंगे कि आईएएस की तैयारी कौन करे। कौन करे का मतलब ये हो गया कि किसको करनी है और किसको नहीं करनी है, ओके, या किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, और किस वजह से अगर किसी को आईएएस की तैयारी नहीं करनी चाहिए तो उसके अंदर कौन सी क्वालिटी बिल्ड होनी चाहिए। यानी कि अगर हम लोग आज इस मुद्दे पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कुछ लोगों को आईएएस की तैयारी नहीं करनी चाहिए या कुछ लोगों को करनी चाहिए, तो जिन लोगों को आईएएस की तैयारी या सिविल सेवा की तैयारी नहीं करनी चाहिए, वो अपनी पर्सनालिटी में कौन सी ऐसी बातें बिल्ड करें, कौन सी बातें इनकॉर्पोरेट करें अपने व्यक्तित्व में कि वो ज्यादा बेहतर ढंग से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकने में सक्षम हो पाए। इन मुद्दों पे आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि आईएएस की तैयारी किसे करना चाहिए, इस मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे।
वालेकुम सलाम मुस्कान। अभी धीरे धीरे लोग आते जा रहे हैं, शायद बहुत से लोगों को पता नहीं है आज की क्लास के बारे में। तो खैर, जो लोग आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, उनके लिए तो क्लास सही है। बाकी इस क्लास के रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखना चाहेंगे वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आईएएस की तैयारी या सिविल सेवा की तैयारी कैसे करनी चाहिए। सिविल सर्विसेज की तैयारी किससे करना चाहिए, ये टॉपिक है दोस्तों। या आईएएस की तैयारी कौन करे, ओके। चलिए, या किसे करना चाहिए या कौन करे, एक ही बात है ना। कौन करे एक ही बात है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने अंदर कौन कौन से गुणों को देखते हैं, या आपको आईएएस की प्रिपरेशन के लिए अपने अंदर कौन कौन से गुणों को विकसित करना जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें आईएएस की तैयारी करने के पीछे हम लोग कुछ आपके बैकग्राउंड के बारे में, थोड़ी सी पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि आईएएस की तैयारी के लिए क्या क्या शर्तें हैं, है ना। तैयारी के लिए क्या क्या शर्तें हैं, तैयारी के लिए क्या क्या शर्तें हैं। और इन शर्तों में दो तरीके की शर्तें, दो लेवल पे हम इन शर्तों को समझते हैं। एक ये कि एक आपके मानसिक स्तर पर, मानसिक या मनोवैज्ञानिक स्तर पे, मानसिक या मनोवैज्ञानिक स्तर पे, और दूसरा दोस्तों व्यक्तित्व के स्तर पर। व्यक्तित्व के स्तर पर आपके अंदर कौन से क्वालिटी होनी चाहिए जो आईएएस बनने के लिए जरूरी है, ठीक है। गुड इवनिंग पूजा। आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग पृष्ठभूमि के स्तर पे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, सामान्य रूप से दोस्तों जो उत्तर भारत के जो राज्य हैं, आईएएस के एग्जाम का जो क्रेज है वो ज्यादातर ये से देखने को मिलता है कि वो उत्तर भारतीय राज्यों में इस एग्जाम का क्रेज कुछ ज्यादा ही है दोस्तों। धीरे धीरे करके अब साउथ इंडिया में भी इसका क्रेज बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन खासकर जो उत्तर भारतीय राज्य हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि पंजाब है, राजस्थान है दोस्तों, आपका जो है उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, बिहार है ना, मध्य प्रदेश है। तो ये जो कुछ उत्तर भारतीय राज्य हैं, इन राज्यों में एक प्रोफेशन के तौर पे, एक करियर के तौर पे आईएएस के लिए बहुत ज्यादा क्रेज है, बहुत ज्यादा चार्म है दोस्तों इस नौकरी को लेकर के। दोस्तों शायद उसकी वजह ये भी है कि ये वो क्षेत्र रहे हैं शुरू से जो सामंतवाद के प्रभाव में रहे, यानी कि यहाँ पे सामंतवाद का प्रभाव ज्यादा रहा, जमींदारी व्यवस्था का प्रभाव ज्यादा रहा, ओके। और यहाँ पे सामंतवाद और जमींदारी व्यवस्था के प्रभाव की वजह से लोग, जब सरकारें, जब सिस्टम बदल गया आजादी के बाद, एक्चुअली जो सामंत और जो जमींदार लोग होते थे वही लोग पहले समाज में बड़ी ही प्रभावशाली भूमिका निभाते थे। जब दोस्तों देश में को आजादी मिली तो सामंतों और जमींदारों के अधिकार तो छिन गए, लेकिन उसके बाद दोस्तों आजादी के बाद जो एक व्यवस्था शुरू की गई, जो एक संघ लोक सेवा आयोग या जो सिविल सेवा के एग्जाम की जो परंपरा शुरू की गई, तो ऐसा देखने को मिला कि जो अधिकार या जिस प्रकार की सामाजिक शक्ति का इस्तेमाल
पहले सामंत या जमींदार करते थे, अब उसी प्रकार की शक्ति करीब करीब यूपीएससी में या सिविल सेवा की परीक्षाओं में भी या सिविल सेवा में जाने पे भी लोगों को मिलने लगी दोस्तों। तो ऐसे सभी लोग जो कभी प्रभावशाली समाज के प्रभावशाली लोग थे, वो उन अपने बच्चों को यूपीएससी के एग्जाम की तरफ ले जाने लगे या उनकी तरफ उनको मोटिवेट करने लगे। इसके अलावा दोस्तों जो धीरे धीरे करके, चूंकि यूपीएससी एक बड़ा ही पारदर्शी ऑर्गेनाइजेशन है, तो धीरे धीरे करके समाज में जो थोड़े कमजोर तबके के लोग थे और जो जिन बच्चों के अंदर पावर गेन करने का या पावर प्राप्त करने का जिनको जज्बा था, उन बच्चों ने भी धीरे धीरे करके यूपीएससी के एग्जाम देना शुरू किया। और ऐसा देखने को मिला एक समय के बाद कि न केवल प्रभावशाली परिवार के लोग बल्कि आम परिवार के लोग भी यूपीएससी की परीक्षा में आने लगे। और एक प्रकार से समाज में एक प्रकार की ऐसी धारणा बन गई, ऐसा कॉन्सेप्ट बन गया कि जो यूपीएससी की परीक्षा आईएएस या आईपीएस का एग्जाम जो पास करता है, वो लोग उसको बहुत ही ज्यादा शक्ति मिल जाती है, बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं, एक लाइवलिश लाइफ मिल जाती है और वो कुछ भी कर सकते हैं, समाज में एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं। इस बात में दोस्तों काफी हद तक सच्चाई है भी, पूरी तरीके से बात सच नहीं है अगर रियलिटी पे देखा जाए, अगर इसकी रियलिटी चेक की जाए तो पूरी तरीके से इसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हद तक इसमें सच्चाई जरूर है। दोस्तों इसी प्रभाव इसी डोमिनेंस को प्राप्त करने और इसी प्रकार के अधिकार शक्ति को प्राप्त करने की लालसा में ग्रेजुएशन के बाद या ड्यूरिंग ग्रेजुएशन हम सभी बच्चे जो इन राज्यों से संबंधित हैं, जो इन उत्तर भारतीय राज्यों में रहते हैं, ये सभी बच्चे एक न एक बार आईएएस के एग्जाम के बारे में, सिविल सेवा के एग्जाम के बारे में जरूर सोचते हैं। ओके दोस्तों, ड्यूरिंग ग्रेजुएशन यानी कि जब हमारे घरों के बच्चे जब ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तब, और ग्रेजुएशन के बाद भी जो सबसे बड़ी चिंता बच्चों के मन को सताती है या बच्चों के गार्जियन को सताती है, वो ये कि अब किधर, है ना। सबसे बड़ी बात ग्रेजुएशन के दौरान ही बच्चों को और बच्चों के गार्जियंस को यह बात सताने लगती है कि अब वो किधर जाएं, क्या करें, कौन सी नौकरी करें। और दूसरी बात, ग्रेजुएशन के बाद भी मतलब बहुत सारे बच्चों को, खैर अब हम लोगों को ग्रेजुएशन के बाद ये चिंता सताती थी कि अब किस तरीके की नौकरी करनी चाहिए, लेकिन दोस्तों बहुत सारे बच्चे अब ग्रेजुएशन के दौरान ही इस बात को लेकर के चिंतित होने लगते हैं, क्योंकि बेरोजगारी का दर भी बढ़ रहा है, कि वो क्या करें, किधर जाएं, कौन सा करियर ऑप्शन चुने। दोस्तों करियर ऑप्शन तो खैर बहुत सारे डाइवर्सिफाइड करियर ऑप्शन हैं ही वैसे भी, लेकिन एक लो मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा या मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा या अपर क्लास की फैमिली का बच्चा एक बार जरूर इस बात को सोचता है कि उसे जीवन में एक बार आईएएस का एग्जाम देना चाहिए, आईएएस की परीक्षा देनी चाहिए। लेकिन चूंकि दोस्तों आईएएस की परीक्षा में सिलेक्शन रेशियो बहुत ही कम है, जैसा कि आप सबको पता है कि हर एक साल लगभग 6 लाख से भी ज्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं, और उनमें सिलेक्शन का जो रेशियो होता है वो मुश्किल से 1 से 2% है, यानी कि उनमें से केवल जो है वो लगभग 1000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो यूपीएससी के एग्जाम का रेशियो है। और करीब करीब यही रेशियो दोस्तों स्टेट सर्विसेज का भी है, यानी कि जो डिफरेंट स्टेट से आप आते हैं, अलग अलग राज्यों से, उन राज्यों में जो सिविल सेवा की परीक्षा होती है, उन राज्यों में भी करीब करीब यही स्थिति है कि लगभग 500-600 सीटें आती हैं और फॉर्म भरने वाले लगभग 4-4.5 लाख बच्चे होते हैं। तभी आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला, जब नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ, जब सरकार ने इसको 2 पाली में एग्जाम कराने की पॉलिसी बनाई, लेकिन बच्चों ने एक बड़ा आंदोलन किया है कि हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि 1 शिफ्ट में ही एग्जाम हो और 1 दिन में ही एग्जाम हो, क्योंकि इसको थोड़ी सी पारदर्शिता को लेकर के बच्चों के मन में संदेह था, और ये संदेह जायज भी था, है ना। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है कि हम अधिकार प्राप्त करने या फिर समाज में पावर हासिल करने के लिए यूपीएससी की परीक्षा के बारे में एक बार आप जरूर सोचते हैं, हमारे गार्जियन जरूर सोचते हैं, लेकिन इस परीक्षा में दोस्तों इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है ना, इतनी ज्यादा अनिश्चितताएं हैं, और सिलेक्शन रेशियो इतना कम है कि हम इसको एज ए करियर ऑप्शन बनाने में बहुत ही ज्यादा घबराते हैं।
है ना, हम जरूर घबराते हैं, बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि क्या जब इतना ज़्यादा सिलेक्शन रेशियो कम है तो क्या हम अपने जीवन का 4-5 साल इस फील्ड को दें, और पता चला कि कहीं हमें सिलेक्शन में नहीं हुआ तो फिर हम किधर जाएंगे। इसी सारे मुद्दों पे बात करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ओके, यानी कि क्या आईएएस की तैयारी सभी को करनी चाहिए या कुछ लोगों की ही तैयारी करनी चाहिए, या सिविल सर्विसेज की तैयारी किसे करना चाहिए या कौन करे, इसी मुद्दे पर हम लोग बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ओके, ठीक है। देखिए दोस्तों, पृष्ठभूमि में मैंने अभी आपको बस ये बताया कि जब बच्चे ग्रेजुएशन की परीक्षा दे रहे होते हैं या ग्रेजुएशन के में होते हैं, जब वो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, तो उनके मन में करियर को लेकर के 10 प्रकार की चिंताएं होती हैं कि अब वो किधर जाएं। और ऐसे में यूपीएससी को एज ए करियर ऑप्शन बनाना या यूपीएससी की तैयारी करना एक दुधारी तलवार की तरह है। आपको जरूर इस बात का डर लगता होगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें और कहीं ना, खुदा ना खास्ते कहीं ऐसा हुआ कि आप सिलेक्शन से महरूम रह गए, यानी कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर आप किधर जाएंगे। दोस्तों, इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए मैं आपको कुछ चीजें यहां पर समझाऊंगा आज कि आईएएस की तैयारी कौन करे और किस तरह से किया जाए जिससे कि आप इस फील्ड में सफल हो पाए, और या यूं कहें कि आईएएस की तैयारी करने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। इन सारे पहलुओं पर बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, तैयारी की जो शर्तें हैं, सबसे पहले जो बात करेंगे कि तैयारी की क्या शर्तें हैं, तो पहले हम इसमें एक और चीज जोड़ लेते हैं, वो है शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता, देखिए दोस्तों, ये बात आप सबको पता होगा कि यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो मतलब जो एक तरीके से जो सबसे कम योग्यता है दोस्तों, जो अनिवार्य योग्यता है, वो है कि आप कम से कम किसी भी एक्सट्रीम में ग्रेजुएट होने चाहिए, है ना। किसी भी एक्सट्रीम में आप ग्रेजुएट होना चाहिए। आप ग्रेजुएट, चाहे आप दोस्तों साइंस ग्रेजुएट हो, चाहे साइंस में आप ग्रेजुएट हो, चाहे आप आर्ट्स में ग्रेजुएट हो, चाहे आप कॉमर्स में ग्रेजुएट हो, चाहे आप लॉ ग्रेजुएट हो, कोई भी, चाहे आप इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हो, चाहे आप मेडिकल में ग्रेजुएट हो, किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट हो, लेकिन आपके लिए पहली अनिवार्य शर्त है कि आपके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। यहाँ पे मार्क्स की कोई सीमा नहीं है, यानी कि आप 50% पे पास हैं या 45% पे पास हैं, ये कतई मैटर नहीं करता कि आपके कितने परसेंट मार्क्स हैं। खैर, ये तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो आपके लिए बताया गया, तो एक अनिवार्य शर्त है। लेकिन दोस्तों, जो तैयारी के लिए जो शर्तें हैं कि किन लोगों को तैयारी करनी चाहिए, पहले मैं इस पे आपसे बात करूंगा। और इसको दोस्तों, जो तैयारी करने वाले की जो शर्तें हैं, उसको मैंने दो पार्ट में बांट रखा है। क्या? एक मानसिक या मनोवैज्ञानिक योग्यता क्या क्या है, और दूसरा आपके व्यक्तित्व में ऐसी कौन कौन सी खासियत होनी चाहिए कि जो आपके आईएएस बनने के लिए जरूरी है, आपके आईएएस करने की तैयारी करने के लिए जरूरी है। ओके, अगर ये जो गुण मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर ये गुण या क्वालिटी आपके अंदर नहीं है, तो या तो अभी समय है कि आप इस बात का फैसला ले लें कि आपको आईएएस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और अगर ये गुण आपके अंदर नहीं है, और तो समय, या तो आप समय ले लें कि तैयारी, सॉरी, यही मैंने बोला कि समय ले लें कि आप जो है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अगर फिर भी करनी है तो इन गुणों को अपने अंदर आपको विकसित करना पड़ेगा, जो गुणों की मैं बात करने जा रहा हूं। ओके, चलिए पहले हम लोग मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर बात करते हैं कि एज अ सिविल सर्वेंट, प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज या एक आईएएस एग्जाम की परीक्षा के लिए आपको मानसिक या मनोवैज्ञानिक स्तर पे क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। मानसिक या मनोवैज्ञानिक स्तर पे चीजों को समझते हैं।
दोस्तों, अगर आप आईएएस की परीक्षा देना चाहते हैं, वाकई अगर आप गंभीर हैं यूपीएससी की तैयारी को लेकर के, और अगर आप सोचते हैं कि आपको ये एग्ज़ाम अपने जीवन में एक बार ज़रूर देना है और एक बार गंभीरता से तैयार करना है, तो याद रखिएगा कि यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत जो होती है वो आपके सबसे पहले मानसिक स्तर से होती है, मनोवैज्ञानिक स्तर पे होती है। ये देखा जाता है कि आप अपने आप को साइकोलॉजिकली आप कितने स्ट्रांग हैं, या आपके मनोविज्ञान, या आपके व्यक्तित्व में, आपके मनोविज्ञान में, या फिर आपके या आपके दोस्तों मानसिक स्तर पे आप किस हद तक यूपीएससी के एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार किए हुए हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। आइए देखते हैं दोस्तों, मानसिक स्तर पे आपके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। अगर आपके अंदर ये है तो आप आईएएस की तैयारी करने के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले समझिए दोस्तों, सबसे पहला जो गुण है नंबर 1 पे, वो है कि आपके अंदर लगन या धैर्य कितना ज्यादा है। ठीक है ना? पेशेंस आपके अंदर कितना ज्यादा है, आपके अंदर धैर्य कितना अधिक है। याद रखिएगा दोस्तों कि यूपीएससी की परीक्षा ना एक धैर्य का एग्जाम है ना? धैर्य का एग्जाम का मतलब यह कि अगर आपके व्यक्तित्व में धैर्य नहीं है, अगर आप कुछ दिनों तक रुक करके इस फील्ड में काम नहीं कर सकते, बार बार फेल होने के बावजूद भी अगर आप अपनी हिम्मत जुटा करके दोबारा तैयार नहीं होते हैं, तो ये फील्ड दोस्तों आपके लिए कतई नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि एक शेर कहा जाता है ना कि गिरते हैं शहसवार ये मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मेरे कहने का मतलब यहां पे ये है कि आपको शहसवार बनना है, आपको अपने व्यक्तित्व को इस तरीके से गढ़ना है, अपने व्यक्तित्व में धैर्य शब्द को इतना गहराई से बांध लेना है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो 7-8 राज्यों की बात की, इनमें से जो 90% या 80% जो बच्चे हैं वो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो बड़े ही वीक बैकग्राउंड से हैं या बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं। नॉर्मल बैकग्राउंड का मतलब ये है कि कुछ लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, जहां पे एप्टीट्यूड को बहुत गहराई से नहीं पढ़ाया गया है, या उनकी स्कूलिंग या उनके कॉलेज के स्तर की पढ़ाई बहुत लेवल की नहीं हुई है, बस उन्होंने बस ऐसे ही पढ़ लिया है। ओके, तो यूपीएससी की तैयारी में आपका जो कंपटीशन है वो इन बच्चों से भी होता है जो जिनकी शुरू से स्कूलिंग की शिक्षा बहुत अच्छी हुई, जिनका कॉलेज का स्तर बहुत अच्छा रहा, तो उनके साथ आपका कंपटीशन है। उस कंपटीशन में हो सकता है कि आप एक दो बार तैयारी के दौरान आप एक दो बार फेल भी हो जाए। कोई बात करना चाहता है? ठीक है, मैं बात करता हूं। हाँ जी, बोलिए प्रशांत, बोलिए। तो मैंने कहा दोस्तों, सबसे पहले जरूरी है कि आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, कि आप अगर एक दो बार असफल होकर के भी अगर अपनी ताकत को, अपने धैर्य को, अपने पेशेंस को बनाए रख सकते हैं और इस फील्ड में मजबूती से अपने पैर जमाए रह सकते हैं, तो ये फील्ड आपके लिए ही बना हुआ है। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आपको सिलेक्शन एक बार में मिल जाए, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका एक बार में ही, है ना, एक बार में ही आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप जो है प्री भी क्वालिफाई कर लें, आप मेंस भी क्वालिफाई कर लें और आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लें, कोई जरूरी नहीं। हो सकता है कि पहली बार में आप प्री क्वालिफाई करें, मेंस में रह जाए। हो सकता है कि अगली बार में आप प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई करें, आप इंटरव्यू में रह जाएं। तो बार बार गिरना, चढ़ना, उतरना ये आपको आना चाहिए दोस्तों, कि अगर आप फेल भी होते हैं तो भी आपको हार नहीं मानना है और एक नए जोश, एक नई एनर्जी के साथ आपको फिर से लगना है। अगर ये क्षमता आपके अंदर है, अच्छा प्रशांत, अगर ये क्षमता आपके अंदर है तो यूपीएससी की तैयारी आपके लिए एकदम बनी हुई है। धैर्य, इसके अलावा दोस्तों धैर्य के साथ सतत मेहनत, सतत मेहनत करना, सतत मोटिवेशन के साथ मेहनत करते जाना, कंटिन्यूअस मेहनत करना, जिसको कहते हैं कि परसिवरेंस जिसे कहते हैं, लगन जिसे कहते हैं।
परसिवरेंस यानी कि जिसको लगन कहते हैं, यानी कि आप सतत मेहनत करते जा रहे हैं, आपके अंदर इतना ज्यादा लगन है कि आप अपना एक लक्ष्य बना करके, एक योजना बना करके आप लगातार उस पर वर्क करते जा रहे हैं। आप रोज अपने बनाए गए लक्ष्य पर बगैर किसी हारे हुए, बगैर कमजोर पड़े हुए आप लगातार जो है अपने योजना पे काम कर रहे हैं, अपनी प्लानिंग पे काम कर रहे हैं, अपने सिलेबस पे वर्क कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, लिख रहे हैं। आप तात्कालिक चीजों से बहुत ज्यादा खुश, मतलब रिजल्ट ना प्राप्त, मतलब उम्मीद ना करके आप लॉन्ग टाइम में एक रिजल्ट, आपने एक रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं और एक लॉन्ग टाइम योजना बना के आप उस पर पूरे धैर्य के साथ, पूरे परसिवरेंस के साथ सतत ढंग से आप मेहनत करते जा रहे हैं, तो ये आपके लिए है दोस्तों, ये फील्ड आपके लिए है। यानी कि आपको देखा जाए तो आपको लगातार दोस्तों 8 से 10 घंटे मिनिमम, अगर आप जॉब में हैं तो 6 घंटे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 8 से 10 घंटे अगर आप पढ़ाई करने की क्षमता रखते हैं पूरे लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, तो ये फील्ड आपके लिए है। आपको आईएएस की तैयारी जरूर करनी चाहिए। समझ में आ रही होगी मेरी बात। मैंने कहा कि अगर आप के अंदर धैर्य है, कम से कम 3 से 4 साल का धैर्य है आपके अंदर कि नहीं, अगर जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अगर इस तरीके का पेशेंस आपके अंदर है तो ये फील्ड आपके लिए। उसी तरीके से अगर आपके अंदर लगन है, सतत मेहनत करने की इच्छा शक्ति है, परसिवरेंस है, तो ये फील्ड आपके लिए है। इसके अलावा दोस्तों एक और बात है कि लगातार आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ, लगातार आप सकारात्मक बने रहें और मोटिवेशन के साथ, सकारात्मक क्या बोलते हैं दोस्तों, मतलब एक मोटिवेशन के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ अगर आप बने हुए हैं तो ये आपके लिए है दोस्तों। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आज रील्स देखा तो आज इतने ज्यादा मोटिवेट हो गए, आज 18 घंटा पढ़ने को उतर आए, नहीं से आज तो सब फोड़ डालेंगे, बस कल ही हमको आईएएस बन जाना है। और जैसे ही दोस्तों रील्स का असर उतरा वैसे आपकी पढ़ाई भी उतर गई और आपने किताबें रख दी उठाकर। ये चीजें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। मोटिवेशन, कंटिन्यूअस मोटिवेशन होना चाहिए, और ये कंटिन्यूअस मोटिवेशन आपको एक सकारात्मक ऊर्जा से आएगी, सकारात्मक लोगों से आएगी, अच्छे लोगों के बीच में बैठने से आएगी, नेगेटिव एनर्जी से नहीं आएगी, सकारात्मक ढंग से सोचने से आएगी, कमजोर ना पड़ने से आएगी, और कंटिन्यूअस मोटिवेटेड बने रहने से आएगी दोस्तों। ठीक है ना, मतलब आपका जो मोटिवेशन है वो कंटिन्यूअस बना रहना चाहिए, आप कमजोर ना पड़े, आप हारे ना। ठीक है, ये सब अगर आपके अंदर, और इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने अंदर कुछ हॉबीज को डेवलप करना पड़ेगा। कुछ हॉबीज दोस्तों आप डेवलप कर लें। ओके, जो आपकी हॉबीज हैं वो आपको हर तरीके से आपके सकारात्मक बनाए रखने में, आपको मोटिवेटेड रखने में आपको मदद करेंगी, और परसिवरेंस जो आपका है ये तो खैर आपके लिए मदद करेगा ही करेगा। तो मानसिक स्तर पे जिन जिन चीजों की जरूरत है आईएएस बनने के लिए, वो क्या है, वो ये है कि आप 3 से 4 साल तक का आपको धैर्य होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, हो सकता है कि आपके 1 से 2 साल में भी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन आप इस बात के लिए भी तैयार रहिए कि हो सकता है कि आप एग्जाम के किसी भी चरण में आप फेल कर जाएं, तब आपको अपनी नई एनर्जी के साथ, नई शक्ति के साथ आपको फिर से खड़ा होना पड़ेगा दोस्तों। पेशेंस, मैंने कहा कंटिन्यूअस मेहनत, पर्सनल परसिवरेंस दोस्तों, लगन की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। प्लीज अभी हैंडेज मत कीजिए, आप लोग डिस्टर्ब हो रहा है बार बार। ठीक है, जो लोग भी हैंडेज कर रहे हैं हैंडेज अभी मत कीजिए, बाद में बात कर लेंगे। आपके डाउट्स मैं ले लूंगा, घबराइए नहीं, लेकिन ध्यान से सुने। तो सतत मेहनत, और इसके अलावा दोस्तों मोटिवेशन, मैंने कहा जो सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप सकारात्मक सोचते हो, और आपके अंदर हॉबीज भी ऐसे कुछ होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपके अंदर त्याग की भावना भी होनी चाहिए। त्याग की भावना का मतलब यह है कि एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है त्याग की भावना। अब ये त्याग कई स्तर पे हो सकता है, ये त्याग आपका व्यक्तिगत स्तर पे भी हो सकता है, ये त्याग आपका सामाजिक स्तर पे भी हो सकता है,
ये क्या है दोस्तों, त्याग की भावना क्या है, इसको समझिए। सामान्य रूप से दोस्तों त्याग की भावना व्यक्तिगत असर का मतलब ये है कि देखिए क्या है कि ये भौतिकतावाद की दुनिया है। यहाँ पे चारों तरफ, गुड इवनिंग कृष्णा, इस भौतिकतावाद की दुनिया में ऐसी हजारों चीजें हैं जो हमें हमेशा अपनी तरफ खींचती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। मार्केट की चीजें, रेस्टोरेंट की चीजें, है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग समझ रहे हैं, इसको शब्दों में खुल के मैं नहीं कह सकता, लेकिन चीजें हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, खींचती हैं। ये उम्र आपकी खींचने की है दोस्तों। ऐसे में इन सब चीजों से अब अपने आप को कितना ज्यादा बचा के रख पाते हैं, क्योंकि देखिए जब आपके अंदर व्यक्तिगत स्तर पर त्याग की भावना नहीं होगी तो आपको पैसा कमाने की लत आपको आएगी, मतलब आदत, मतलब पैसा कमाने की आपकी ओर खींचेंगे आप, पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे या कहीं से भी उन चीजों को प्राप्त करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन दोस्तों कोई जरूर आप उन चीजों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और अगर आप किसी भौतिक चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। किस चीज से? आपको अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करती है, आपको अपनी तैयारी से डिस्ट्रैक्ट करती है, आपको अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट करेगी दोस्तों। तो आपके अंदर कितनी त्याग की भावना है, चीजों को आप कितनी चीजों से आकर्षित नहीं होते, बचते हैं, ठीक है, ये आपको जितने ही स्तर पे आपके अंदर व्यक्तिगत स्तर पे त्याग की भावना होगी उतना ही ज्यादा दोस्तों आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ बने रहेंगे, इच्छा शक्ति के साथ दृढ़ बने रहेंगे। दूसरी बात दोस्तों, सामाजिक स्तर पे त्याग की भावना। सामाजिक स्तर का मतलब हो सकता है कि आपका, जब आपकी तैयारी करने, आप जब तैयारी करने के बारे में जब सोचेंगे और 1-2 साल के बाद अगर आपका सिलेक्शन किसी, भगवान न करे ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है, इस बीच पता चलेगा कि आपका जो कलीग था आपके गांव में, जो आपका पड़ोसी था, वो कहीं पे दुबई में इंजीनियर बन गया या कनाडा में इंजीनियर बन गया या किसी ने बड़ा बिजनेस सेटल कर लिया, ठीक है, या फिर आपके कजिन्स में हो सकता है कि कोई आपके ही हम उम्र का कोई कजिन जो है वो ज्यादा सामाजिक रूप से सफल व्यक्ति हो गया, तो उस समय भी चीजें आपको हो सकता है कि सामाजिक ताना सुनना पड़े, है ना, सामाजिक व्यंग सुनने पड़े। तो क्या है दोस्तों कि उस व्यंग से आपको मुस्कुरा करके जवाब देना है। खैर वो तो एक त्याग है ही, लेकिन सबसे बड़ा त्याग ये है कि हो सकता है कि आपको रिश्तों की कुर्बानी देनी पड़े। कई बार ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई खुल करके आपको, लेकिन रिश्तों की भी, कुछ रिश्ते जैसे हो सकता है कि आपका मेंस का एग्जाम हो या आप तैयारी कर रहे हो, उसी बीच में आपके घर पे शादियां पड़ जाएं, आपके त्योहार पड़ जाए दोस्तों, तो हो सकता है कि उस समय आपको त्योहार, खैर ये सब चीजें वक्त के समय के साथ आपके अंदर खुद ही आ जाएगी कि आप कैसे धीरे धीरे करके सामाजिक त्याग, अगर आप लक्ष्य की तरफ जितनी ही दृढ़ता से बढ़ेंगे, जैसे जैसे दोस्तों आप अपने लक्ष्य की तरफ करीब होते जाएंगे, लक्ष्य पर जितना ही ज्यादा दृढ़ता के साथ आते जाएंगे, वैसे वैसे सामाजिक स्तर पे आपका त्याग की भावना भी बलवती होती जाएगी। मेरे कहने का मतलब है कि मानसिक स्तर पे आपको ये सब चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, है ना। अगर ये सब चीजें नहीं है तो फिर मुश्किल है दोस्तों, है ना, तब दिक्कतें आएंगी। कि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है 3 से 4 साल का, अगर आप सतत मेहनत नहीं कर सकते पूरे परसेवरेंस के साथ, 8 से 10 घंटे की अगर मेहनत करने की क्षमता आप में नहीं है तो दिक्कतें हैं। अगर आप लगातार मोटिवेटेड रह करके सकारात्मक ऊर्जा के साथ और अपने हॉबीज के साथ जुड़ करके अगर आप अपनी तैयारी को दिशा नहीं दे रहे हैं, लगातार अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत है दोस्तों। और त्याग की भावना जो है अगर आपके अंदर नहीं है, व्यक्तिगत स्तर के साथ साथ सामाजिक स्तर पे अगर आपके अंदर त्याग की भावना में नहीं है तो आपके साथ दिक्कतें हैं दोस्तों। तो ये तो हो गए कुछ कुछ मानसिक स्तर पे, ठीक है। एक चीज और भी है दोस्तों, वो है अनुशासन। खैर अनुशासन वो इसी के अंतर्गत ही आ गया, मोटिवेशन के अंदर ही आ गया, लेकिन फिर भी आप एक बात को जोड़ लीजिए कि आपके अंदर अनुशासन की भावना भी होनी ही चाहिए। अनुशासन की भावना, अनुशासन का मतलब ये, देखिए दोस्तों, अनुशासन एक ऐसी चीज है कि बगैर इसके कोई भी इंसान अपने जीवन में तरक्की कर ही नहीं सकता। अनुशासन का मतलब कि जो आपने प्लान बनाया है, जो आपने योजना बनाई है, टाइम टेबल दोस्तों आपने बड़ा बना रखा है 15 घंटे का, और अनुशासन जब उसको फॉलो करने की बारी आई तो टाटा फिस हो गए। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आपने 8 घंटे का अगर आपने टाइम टेबल बनाया है तो आपको 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। कोशिश कीजिए कि 1 घंटे ज्यादा ही हो जाए, लेकिन उससे कम ना हो। तो आपको पूरे अनुशासन के साथ जब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे तब आप धीरे धीरे करके कुछ गेन करेंगे, आपको एहसास होगा कि हाँ आपने कुछ प्राप्त कर लिया है।
तो बगैर अनुशासन ये सोच लीजिए कि आपको कुछ मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो अनुशासित होना भी बहुत जरूरी है, और ये सब एक मानसिक मजबूती ही दोस्तों मान सकते हैं हम कि ये सब चीजें आपके अंदर बहुत जरूरी है। अच्छा, मेरे ख्याल से और भी कोई चीज तो नहीं है। इसके अलावा दोस्तों हम थोड़े से व्यक्तित्व की बात करेंगे। हाँ, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है मानसिक स्तर पे ही या मनोवैज्ञानिक स्तर पे ही दोस्तों अगर बात कर लें, जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके आईएएस बनने के लिए, या अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज बहुत जरूरी है, और वो है दोस्तों आपके लिए मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पे बात करें तो मैं इधर लिख देता हूं। वो है दोस्तों आपको आईएएस बनने के लिए कोई ना कोई कारण होना चाहिए। कारण या जिद की भावना होनी चाहिए। कोई ना कोई दोस्तों एक कारण होना चाहिए। वो कारण जो लगातार आपको इस फील्ड में बनाए रखता है ना, जो आपको इस फील्ड में रोके रखता है, जो आपको आपके अंदर धैर्य पैदा करता है, जो आपके अंदर अनुशासन की भावना पैदा करता है, वो दोस्तों कारण बहुत जरूरी है। अब सबके लिए कारण अलग अलग हो सकता है ना। आईएएस बनने के लिए एक कारण होना, कारण का मतलब आप क्यों आईएएस बनना चाहते हैं, और आईएएस बनकर के आपको क्या मिल जाएगा, है ना। ये बात दोस्तों सच है। देखिए, कुछ हद तक तो ये बात समाज में अभी भी सच है कि आईएएस कहीं ना कहीं अधिकारों का सृजन करता है, या आईएएस की शक्ति, आईएएस का पद प्राप्त करने पे हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, हमारे पास अधिकार होते हैं समाज के लिए कुछ करने का, कुछ बदलाव लाने का, या फिर सबके लिए दोस्तों कारण अलग अलग होते हैं। देखिए, बहुत सारा एक फैंटेसी है, जैसे बहुत सारे लोगों के मन में कारण होता है कि हम आईएएस बन जाएंगे तो पड़ोसी को कायदे से धुलाई करेंगे। जिस पड़ोसी ने हमारे गांव में हमको डिस्टर्ब किया है, आईएएस बनने के बाद इसको मिल गया तो मैं इसको अगले दिन इसकी धुलाई ठीक से कर दूंगा। ये सब एक फैंटेसी है दोस्तों। वास्तव में जैसे जैसे डेमोक्रेसी और जरा डेवलप हो रही है, तो लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने अधिकारों के प्रति चीजें सजग होते जा रहे हैं, तो ये सब चीजें बस एक फैंटेसी है, वो सब आपको आईएएस बनने के बाद समझ में आएगा। लेकिन हाँ, फिर भी आईएएस बहुत सारे आईएएस का बनना ये बहुत सारे दोस्तों अधिकारों को सृजित करता है, समाज में आपकी स्थिति को बहुत अच्छा कर देता है। ठीक है, तो अगर आपका आईएएस बनने के लिए कोई ना कोई कारण है, जैसे आपको याद होगा कि एक फिल्म आई थी दोस्तों 12th फेल, तो 12th फेल फिल्म में आपने देखा होगा कि वहां पे आईएएस बनने का कारण कुछ और ही था। मनोज शर्मा जो आईएएस बनना चाहते हैं, तो उनके आईएएस बनने का कारण यह था कि उनके स्कूल में नकल हो रहा था और किसी एसडीएम ने उनको नकल करने से रोक दिया था। तो जब उनको पता चला कि एसडीएम नकल करने की क्षमता उसके अंदर इतनी, मतलब उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो नकल करने से रोक सकता है, तो मैं भी कुछ ऐसे ही बड़ा बनूंगा। तो ऐसा ही कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए। वो कारण ही दोस्तों आपको इस फील्ड में रोके रखता है, इस फील्ड में आपको ताकत देता है, आपको एनर्जी देता है, आपको मोटिवेशन देता है। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आपके अंदर आईएएस बनने के लिए एक कारण या जिद की भावना हो जो आपको इस फील्ड में रोके रखती है दोस्तों। तो खैर, ये तो हो गया आपका मनोवैज्ञानिक स्तर पे। दोस्तों, अब हम व्यक्तित्व के स्तर पे अगर बात करें, आईएएस बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्यवहार के स्तर पे। व्यवहार के स्तर पे, और फिर दोस्तों बात करेंगे कार्य के स्तर पे। देखिए दोस्तों, आईएएस जो बनना चाहता है, यानी कि जिसको भी आईएएस या सिविल सेवा की तैयारी करनी है, वो इस बात का ध्यान रखे कि उसके व्यक्तित्व में अगर 2-3 क्वालिटी नहीं है, तो उसके लिए फिर आईएएस बनने का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है दोस्तों, है ना। या फिर उसके लिए आईएएस बनने में बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, खुद एग्जाम को पास करने में चुनौती आएगी, और अगर उसने एग्जाम पास भी कर लिया तो उसके बाद भी बहुत सारी चुनौतियां आएंगी। तो व्यवहार के स्तर पे और कार्य के स्तर पे दोस्तों, अगर हम व्यवहार के स्तर पे बात करें,
तो जो जिस लोगों को भी आईएएस की तैयारी करनी है, वो 2-3 चीज़ें उनके व्यक्तित्व में ज़रूर होनी चाहिए दोस्तों। जैसे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि वो ऐसे व्यक्ति हों जो समाज में इन्फ्लुएंस स्थापित करना चाहते, जिनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी हो, लीडरशिप की क्वालिटी हो, लीडरशिप की क्वालिटी हो। लीडरशिप की क्वालिटी का मतलब कि वो नेतृत्व की क्षमता हो दोस्तों। मतलब अगर वो समाज में रह रहे हैं, तो जिस सोसाइटी में भी दोस्तों रह रहे हैं, वहां पे उनके अंदर अगर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, छोटे छोटे घर के मुद्दों को अगर उनके अंदर लीडरशिप, घर के में अगर उनके लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, तो उनके लिए मुश्किल है। अगर वो स्कूल में है, स्कूल में अगर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, कॉलेज के स्तर पे अगर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, क्रिकेट टीम में अगर खेल रहे हैं तो वहां पे लीडरशिप की अगर क्वालिटी नहीं है, ओके, यानी कि एक लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है जो हर जगह जरूरी होती है। तो जो मतलब बड़े एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो बड़े इंट्रोवर्ट नहीं होते। मतलब उनका बहुत ही बहिर्मुखी प्रतिभा के व्यक्ति होते हैं, अंतर्मुखी प्रतिभा के नहीं होते, है ना। तो लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि उनके अंदर वो बहिर्मुखी प्रतिभा के हो, बहिर्मुखी प्रतिभा के व्यक्ति हों दोस्तों। एक्सट्रोवर्ट होने चाहिए, न कि इंट्रोवर्ट हो। यानी कि इंट्रोवर्ट का मतलब किसी भी मुद्दे पर पीछे हट जाना, सबसे आखिर में बात करना। अगर इस तरीके का व्यक्तित्व अगर है तो फिर मुश्किल है दोस्तों। दूसरी बात, बड़े ही एक्टिव पर्सनालिटी होनी चाहिए दोस्तों, बहुत ही एक्टिव पर्सनालिटी होनी चाहिए। एक्टिव पर्सनालिटी का मतलब कि अगर आप ये सोचते हैं कि भाई आपको एक चैन की नौकरी मिले, जब सुबह 10 बजे आप जाएं और 4 बजे आप ऑफिस आ जाएं, फिर आपको बाकी दुनिया से, ऑफिस से कोई मतलब नहीं हो, तो आईएएस की नौकरी आपके लिए नहीं। क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि आईएएस की नौकरी दोस्तों ना 24/7 की जॉब है। आईएएस का जो घर होता है वो अपने आप में एक कैंप ऑफिस होता है। जब आईएएस ऑफिस से बाहर आता है तो फिर घर में भी दोस्तों उसका अपना ऑफिस होता है, जहां पे वो कुछ न कुछ सामाजिक मुद्दों को डील कर ही रहा हो। मतलब लॉ एंड ऑर्डर को देखना हो, या फिर जिले की कार्यवाही हो, या फिर बाकी दोस्तों कार्यवाही हो, तो उसका जो घर होता है, उसका जो बंगला होता है, वो भी दोस्तों कैंप ऑफिस की तरह होता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव रह करके समाज के लिए या देश के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो आईएएस की नौकरी आपके लिए नहीं है। आईएएस की नौकरी उसके लिए है कि आप पहले से इस बात के लिए तैयार रहें कि आपकी पर्सनालिटी बड़ी एक्टिव हो, यानी कि आप 24/7 किसी चीज को देख सकते हो। तो फिर दोस्तों आईएएस की नौकरी आपके लिए है। आपको तैयारी करनी चाहिए, बहिर्मुखी प्रतिभा हो, लीडरशिप की क्वालिटी हो। इसके अलावा दोस्तों आपकी बहुत इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, इन्फ्लुएंसिंग लीड सॉरी आप दोस्तों बहादुर हो, डरपोक ना हो, आपके अंदर बहादुरी के गुण होने चाहिए दोस्तों। ये नहीं कि पता चला कि कॉकरोच से देख करके जो है वो छत पे चढ़े हुए हैं, सीढ़ी पे चढ़ गए, नीचे किचन में कॉकरोच है, ऊपर आप सीढ़ी पे चढ़े हुए हैं, कॉकरोच दौड़ा रहा है और आप भाग रहे हैं। ये आपके लिए नहीं है दोस्तों। आपके अंदर इतनी क्षमता तो बहादुरी की होनी चाहिए कि अगर कभी ऐसा मौका मिला कि आपको लीड करना हुआ, है ना, किसी बड़े अपराधी को दोस्तों अगर गिरफ्तार करना हुआ, किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ना हुआ जिसके साथ पब्लिक का बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो आप उस भरी पब्लिक के बीच में जाकर के आप उसका कलर पकड़ करके अपराधी को पकड़ के ला सकें, इतनी आपके अंदर क्षमता हो, इतना आपके अंदर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी हो व्यवहार के स्तर पे, तब तो आपको आईएएस की तैयारी जरूर करनी चाहिए, या अगर नहीं है तो इन गुणों को आपके अंदर विकसित करना पड़ेगा। ठीक है। और अंतिम बात, हम बात करेंगे कार्यशैली के स्तर पे, कार्य के स्तर पे अगर बात करें, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों आईएएस की तैयारी करने के लिए कार्य के स्तर पे, वो है भाषा पर पकड़, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भाषा पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि अंततः दोस्तों आपको आईएएस की परीक्षा में जाकर के आपको भाषा में ही काम करना है दोस्तों। मतलब आईएएस की एग्जाम में भाषा का बहुत ही ज्यादा महत्व है दोस्तों, लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप जिस भाषा में भी आप परीक्षा दे रहे हो, अगर वो भाषा पे अगर आपकी अच्छी पकड़ नहीं है, भाषा पे पकड़ का मतलब ये है कि मैं एक नए पेज पर आपको बता दे रहा हूं।
कि आपको अच्छा लिखना, आपको अच्छा पढ़ना और अच्छा दोस्तों बोलना आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल या इंटरपर्सनल स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। कम्युनिकेशन स्किल या इंटरपर्सनल स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लिखना दोस्तों, तो याद रखिएगा कि आईएएस की परीक्षा पास करने के बाद आपको ज्यादातर फाइलों में काम करना है ना। मतलब आपको एक लंबे समय तक आपको फाइलों को देखना है, फाइलों को चेक करना है, आपको ये भी देखना है कि कौन सी फाइल जो है वो मतलब सरकार की योजनाओं को आपको लागू करना है, उसमें फाइलों में आपको पढ़ना समझना है। तो एक फाइल का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा योगदान है। तो जब तक भाषा पे आपकी अच्छी पकड़ नहीं होगी, तब तक आप फाइलों को अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे और उसका एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो आपको दोस्तों अच्छा लिखना आना चाहिए। इसीलिए दोस्तों हमेशा ये कहा जाता है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो आपका पूरा का पूरा एग्जाम है, जो मेंस का एग्जाम है, वो आंसर राइटिंग का ही एग्जाम है दोस्तों। तो जब आप लिखने का मतलब आप गागर में सागर भरना आना चाहिए। आप गागर में सागर, कम शब्दों में ज्यादा अच्छी बातें कहें, है ना। और वाक्य विन्यास आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। वाक्य विन्यास आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका सेंटेंस फॉर्मिंग जिसे कहते हैं, आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। हैंड राइटिंग आपकी अच्छी हो, वाक्य विन्यास आपका अच्छा हो, गागर में सागर, कंटेंट आपका बहुत अच्छा हो। तो लिखने की प्रैक्टिस दोस्तों अनिवार्य रूप से आपको डेली कम से कम 30 से 40 मिनट डेली करनी चाहिए। ये आपके ना केवल यहाँ पे काम आएगी, एग्जाम में काम आएगी, बल्कि आपके आगे सिविल सेवा में पास हो जाने के बावजूद भी दोस्तों ये भी आपके हमेशा काम आती रहेगी। ओके, तो एक हो गया दोस्तों लिखना। पढ़ना, पढ़ने का मतलब ये कि जो लिखा हुआ है उसको आप अच्छे से, वही जो लिखा है वही आप पढ़ करके समझ पाए, और जो पढ़ा हुआ है, जो पढ़ रहे हैं आप, उसको वही लिखा हुआ है, एग्जैक्टली वही लिखा हो जो आप पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं। तो लिखना, पढ़ना और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों बोलना, है ना। कम्युनिकेशन स्किल भी, क्योंकि आप जानते हैं आपका जो पूरा का पूरा एग्जाम है, इंटरव्यू का जो एग्जाम है, वो आपके बोलने का एग्जाम है दोस्तों। तो आप कितना बैलेंसिंग अप्रोच में किसी बात को समझाते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, ओके, कितने प्रभावशाली ढंग से आप अपनी बातें समाज में रख पाते हैं, है ना। प्रभावशाली ढंग से दोस्तों लोगों को समझा पाते हैं, लोगों को डील कर पाते हैं, लोगों को सेटिस्फाई कर पाते हैं अपने ऑफिस में आने वालों को। तो इसकी परख दोस्तों आपकी इंटरव्यू में होती है, और ये जो लिखना पढ़ना है इसकी परख जो है आपके मेंस में होती है। याद रखिए दोस्तों कि जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है वो पूरी तरीके से क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन जो आपकी वास्तविक परीक्षा होती है वो मेंस की परीक्षा होती है। तो अगर आप जितना ही अच्छी दोस्तों आंसर राइटिंग करेंगे, है ना, जितना ही अच्छे ढंग से आप लिखेंगे, उतना ही आप एक अच्छे कैंडिडेट कहलाएंगे और आपके सिलेक्शन का रेशियो दोस्तों उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। ये सेशन दोस्तों आज इतना ही करेंगे हम लोग। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको काफ़ी समझ में आया होगा, काफ़ी चीज़ें दोस्तों आपको कन्विंस हुए होंगे आप इन बातों से। खासकर जो आज का टॉपिक था जिस पे हम लोग बात करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए थे कि आईएएस बनने की तैयारी या आईएएस की तैयारी कौन करे, तो यहाँ पे हमने इस बात को जाना इस पूरे टॉपिक में कि आईएएस बनने के लिए कुछ क्वालिटीज हमें अपने अंदर डेवलप करना है। अगर नहीं है तो उसको डेवलप कर लें। जितना जल्दी दोस्तों इन चीज़ों को डेवलप कर लेंगे हमारे लिए राहें उतनी ही आसान होगी। मिलते हैं दोस्तों अगले कोर्स में। बेस्ट विशेस, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।